Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about split verdict on hijab row. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो हिजाब कंट्रोवर्सी या हिजाब रो का देख लेते हैं, इसमें क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए हैं. तो ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है, इट स्टार्टेड ऑन 1 जून 2021 जब सम स्टूडेंट्स वेयर स्टॉप्ड इन उडुपी पीयू कॉलेज फॉर हैविंग हिजाब, क्योंकि उडुपी पीयू कॉलेज ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट किया. बाद में 8 स्टूडेंट्स जो हिजाब पहन करके एंट्री करना चाहते थे, उस टाइम में तो कोई खास मैटर आगे बढ़ा नहीं जून में, लेकिन दिसंबर में 8 स्टूडेंट्स वेयर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू दिस उडुपी कॉलेज. तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, आप हमें ऐसे रोक नहीं सकते, हिजाब पहन करके हमें आप कॉलेज में जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है. तो इनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे बाकी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स वो प्रोटेस्ट करने लगे कि अगर इनको हिजाब अलाउ करा जाएगा तो फिर हमें भी सैफरन सॉल अलाउ किए जाए. तो इस तरीके से प्रोटेस्ट का एक काउंटर प्रोटेस्ट शुरू हो गया. तो इस कारण से जब कम्युनल मामला बनने लगा तो मामला फिर पहुंचा कर्नाटका हाई कोर्ट में, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर फैसला सुनाते हुए ऑर्डर दिया कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड फॉलो होना चाहिए. यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हिजाब शुड नॉट बी अलाउड इन स्कूल और कॉलेज प्रीमाइसेस इफ़ और द स्कूल और द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिवेंट सच थिंग्स और सच स्कार्फ्स इफ़ दे फील सो. उसके बाद द मैटर वाज, जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके खिलाफ कुछ स्टूडेंट्स, इस्लाम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, दे चैलेंज द कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे शुरू की 5 सितंबर 2022 को. और अब 13 अक्टूबर 2022 को, यानी कि कल के दिन, इस पे 2 जजेज के बेंच ने अपना अपना ओपिनियन सुनाया. तो क्या आउटकम आया वो ज़रा देखते हैं. ये जो 2 जजेज का बेंच था, इट डिलीवर्ड ए स्प्लिट वर्डिक्ट. स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है जब कोई फाइनल फैसला ना हो पाए. और इस केस में ऐसा हुआ है कि एक जज ने एक ओपिनियन सुनाया है और दूसरे जज ने उस ओपिनियन के खिलाफ अपना ओपिनियन दिया. यानी कि दूसरे भाषा में कहें या सरल शब्दों में कहें तो एक जज ने हिजाब को पहनने का अधिकार जो है उसको काफ़ी हद तक जस्टिफाइड माना है, जबकि दूसरे जज ने हिजाब बैन को जस्टिफाइड माना है. जब भी इस तरीके का स्प्लिट वर्डिक्ट आता है, ये जनरली तभी आता है जब इवन नंबर ऑफ जजेज हों. और स्प्लिट वर्डिक्ट के केस में फिर अगला लॉजिकल सॉल्यूशन होता है कि एक लार्जर जजेज की बेंच बिठाई जाए. इस पर्टिकुलर मैटर के लिए भी अब ऐसा ही किया जाएगा. दिस मैटर हैज़ बीन नाउ पुट इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अब वो एक लार्जर जजेज की बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे टू हियर दिस मैटर. तो इसमें जो 2 जजेस थे उन्होंने क्या क्या ओपिनियन रखे हैं वो एक बार ज़रा देखते हैं. तो 2 जजेस हैं, एक हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया. तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये जो अपील था अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, उसको डिसमिस करने का ऑर्डर दिया. उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, और उनका मानना कुछ इस तरीके का है कि द राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ बाय वियरिंग ए हिजाब स्टॉप्स एट द स्कूल गेट. आपके अधिकार हैं, आपके फ्रीडम ऑफ चॉइस हैं ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, लेकिन ये स्कूल गेट के बाहर हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a डज नॉट एक्सटेंड टू वियरिंग हेड स्कार्फ. या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. और इस केस में जस्टिस हेमंत गुप्ता को लगता है कि जो स्कूल या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं अगेंस्ट दिस हिजाब, दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल. उसके ठीक विपरीत जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का मानना है कि वियरिंग ए हिजाब शुड बी सिंपली ए मैटर ऑफ चॉइस. इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ही इज़ टेकिंग द मैटर इन क्वाइट अ लाइटर नोट.
उनका कहना है कि इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड देन ही बिलीव्स कि इट वुड बी क्वाइट अनफॉर्चुनेट अगर किसी भी गर्ल को या किसी भी स्टूडेंट को बस इसलिए एजुकेशन प्रीमाइसेस में इंटर नहीं करने दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू हैव हिजाब। तो इट मे बी द ओनली वे हर कंजर्वेटिव फैमिली विल परमिट हर टू गो टू स्कूल। अगर कोई ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली है जो गर्ल चाइल्ड को सिर्फ हिजाब के बाद ही स्कूल जाना अलाउ करती है तो सो इट बी, हिजाब इज़ हर टिकट टू एजुकेशन। अगर हिजाब पहन के उसको एजुकेशन मिल रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काम है एजुकेशन देना एंड ऐसा जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का मानना है, और हिजाब का उससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होना चाहिए। और इट वुड बी क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इस हिजाब के कारण अगर कोई कंजर्वेटिव फैमिली अपनी गर्ल चाइल्ड को स्कूल या कॉलेज भेजना बंद कर देता है, किसी भी बच्चे का अगर एजुकेशन रुकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिजाब, देन इट वुड बी क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और फिर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट का रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर हिजाब रो को हम लोग जोड़ करके देख सकते हैं विथ बिजॉय इमैनुअल केस, जो मोर और लेस एक जैसे ही है, स्क्वायरली कवर्स द इशू, मोर और लेस एक ही मामला है। तो क्या था बिजॉय इमैनुअल केस, वो जरा देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है 1986 का। तो बिजॉय इमैनुअल, इनके 3 बच्चे वो किसी एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, और बिजॉय इमैनुअल बिलोंग्स टू जेहोवा विटनेस सेक्ट। तो ये जो सेक्ट है ये किसी के भी वर्शिप को परमिट नहीं करता, किसी और के वर्शिप को या प्रेयर को परमिट नहीं करता एक्सेप्ट फॉर देयर ओन गॉड। तो ये जो जेहोवा विटनेस सेक्ट है इसमें किसी और की प्रेयर्स नहीं हो सकती। अब इनके जो 3 बच्चे हैं, जब स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया तो स्कूल में नेशनल एंथम होता था जो एक तरह का प्रेयर है, जो मॉर्निंग प्रेयर के टाइम में नेशनल एंथम भी हुआ करता था। तो फिर इसके खिलाफ विजय इमैनुअल पहुंच गए कोर्ट। उन्होंने ये क्लेम किया कि जो उनका सेक्ट है जेहोवा विटनेस सेक्ट, इट डज नॉट अलाउ वर्शिप और प्रेयर ऑफ एनीवन एक्सेप्ट फॉर देयर गॉड। तो सिंस द एंथम इज़ अ प्रेयर, उनका मानना था, उन्होंने प्लीड किया कि ये जो नेशनल एंथम है ये भी एक तरह का प्रेयर है जो उनका सेक्ट, उनका धर्म अलाउ नहीं कर रहा है। इसलिए बच्चों को वो चाहते हैं कि बच्चे प्रेयर में खड़े रहें लेकिन वो इस प्रेयर को गाए नहीं। सो ही वांटेड कि सिंस द एंथम इज ऑल्सो ए प्रेयर द चिल्ड्रन वुड स्टैंड अप इन रेस्पेक्ट while it is playing, but he did not want his children to say or read this national anthem, क्योंकि उनका फेथ इसकी इजाज़त नहीं देता है टू सिंग इट। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस केस में बीजे इमैनुअल के फेवर में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फोर्सिंग द चिल्ड्रन टू सिंग द नेशनल एंथम were violating their fundamental right to religion guaranteed under Article 25, 26, 7 and 28। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया यही कह रहे हैं कि इस केस में भी मोरलेस तो बातें वही हैं, तो इस केस में भी हमें विजय मैनुअल केस से जोड़ करके इस केस को देखना चाहिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट परम कामरूप सुपर कंप्यूटर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज़ ये है कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी वो असम विजिट किया उन्होंने, और गुवाहाटी में उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी के अंदर जो सुपर कंप्यूटर परम कामरूप है उसका लॉन्च इनॉग्रेट किया। तो ये जो एक नया सुपर कंप्यूटर परम कामरूप इंस्टॉल किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में, इट इज़ नाउ द फास्टेस्ट एंड द बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसके पहले जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नॉर्थ ईस्ट का था वो था परम ईशान, जिसको 2016 में आईआईटी गुवाहाटी के अंदर ही लगाया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम ईशान अब वो नहीं है नॉर्थ ईस्ट का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, उससे भी फास्ट परम कामरूप को अब इंस्टॉल कर दिया गया है इन आईआईटी गुवाहाटी। ये जो परम कामरूप है इट वाज सेटअप इन आईआईटी गुवाहाटी अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। तो क्या है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, इसको भी ज़रा देखते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 2015 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने, जिसके अंतर्गत 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटीज़ डेवलप किए जाने हैं हमारे देश में विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹4,500 करोड़। ये 7 साल का मिशन है, यानी कि 2022 तक आते आते अब इसको ख़त्म हो जाना है। ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीडैक जो एजेंसी है, इसकी मेन जिम्मेदारी है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर्स को बिल्ड करना। सीडैक के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक एजेंसी है, 1987 में इसको डेवलप किया गया था। हुआ क्या था कि यूएस ने हमें 1987 में एक सुपर कंप्यूटर हमने यूएस से हेल्प मांगी थी कि हमें वो क्रे सुपर कंप्यूटर दें ताकि हमें मिलिट्री यूज में उसको हम लेकर के आ पाए, यानी कि हमारी कुछ डिफेंस रिक्वायरमेंट रही होगी क्रे सुपर कंप्यूटर की, और जिसके लिए हमने यूएस को रिक्वेस्ट किया था 1987 में। यूएस ने हमारे इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद इंडिया ने अपने देश में एजेंसी स्टार्ट की, सीडैक। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, जिसका मेन गोल था कि अब इंडिया के अंदर खुद हम अपने इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर्स बनाएं। और यही सीडैक जो एजेंसी है वो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन में मेन नोडल या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अभी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 2015 से लॉन्च किया गया है, 2022 आ ही चुका है। लगभग 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाने थे, उतने तो बने नहीं हैं येट। सम अचीवमेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटर्स मिशन। एक इम्पॉर्टेंट बात, परम शिवाय was the first सुपर कंप्यूटर assembled indigenously अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। इसको IIT BHU में इंस्टॉल किया गया। और भी कई सारे सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर्स मिशन, जैसे कि परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति। ये सारे नाम तो आप याद नहीं कर सकते। इतना याद रखो कि इसी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत बनाया गया परम प्रवेग, विच इज़ इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर सो फार, that has been developed under National Supercomputer Mission and it is installed at Indian Institute of Science IISc बेंगलुरु। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो लीड्स 2022, लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ये जो एक रिपोर्ट है इसको हाल फिलहाल में रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इसका मेन गोल ही है कि हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, बस, ट्रक, ये जो लॉजिस्टिक्स हैं, रेलवे लाइन या बस ट्रक्स की फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए, वो लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनको कैटेगराइज किया गया है इन दिस लीड्स रिपोर्ट दैट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लीड्स रिपोर्ट में हमारे जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अचीवर्स कैटेगरी, वो सारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जिन्होंने 90% से भी ज़्यादा अपने पोटेंशियल को अचीव किया है, वो सब अचीवर्स कैटेगरी में डाले गए हैं। फिर है फास्ट मूवर्स कैटेगरी, जिनका पोटेंशियल 80 to 90% अचीव हुआ है। फिर है एस्पायरर्स कैटेगरी, जिन्होंने या जिनका स्कोर 80% से कम रहा है। अब अचीवर्स कैटेगरी में तो 15 स्टेट्स हैं। अब सारे के सारे स्टेट्स के नाम तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, खासकर APSC प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि इस लीड्स 2022 या लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के हिसाब से हमारा स्टेट आसाम अचीवर्स कैटेगरी में है, यानी कि बेस्ट कैटेगरी में है। हमारा जो स्कोर है वो 90% से ऊपर है। बाकी फास्ट मूवर्स में स्टेट्स केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं। एस्पायरर्स में और भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, इस तरह के स्टेट्स हैं एस्पायरर्स कैटेगरी में। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, वो जरा समझते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो हर 2 साल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इंटरनेशनल NGO है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, शॉर्ट में इसको WWF कहते हैं, वो पब्लिश करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हर 2 साल पे रिपोर्ट आता है, तो इस साल आया है 2020 के बाद, इसलिए ये इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रिपेयर करने वाली मेन एजेंसी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, लेकिन इट प्रिपेयर्स इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। करंट न्यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड फंड ने 2022 का लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया है।
क्या है इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, वो जरा देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 22 सालों में, पिछले 50 सालों में 1972 से लेकर के लगभग अब तक 69% जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश, उनकी पॉपुलेशन कम हुई है 69%। एवरेज डिक्लाइन इन द मॉनिटर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, इट इज़ फ्रॉम 1970 टू 2018। 70% के आसपास आप सोचो हमने वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर दिया पिछले 50 सालों में। ये रफ्तार अगर हमारा रहा तो आने वाले 50 सालों में तो वाइल्ड लाइफ बचेंगे ही नहीं। अगर फ्रेश वाटर स्पीसीज़ की बात की जाए तो उनका पॉपुलेशन लगभग 83% तक कम हुआ है। दिस इज ऑल्सो ह्यूज नंबर। उसमें बात की जाए साइकैड्स की, विच आर एन एंशिएंट ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज। तो ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, खासकर यूपीएससी में। साइकैड्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ और आर व्हाट, ये एक तरह के पुराने एंशिएंट ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज बताया है इस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में WWF ने। वाइल कोरल्स आर डिक्लाइनिंग एट द फास्टेस्ट रेट एंड फॉलोड बाई एम्फीबियंस। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट से कोरल्स डिक्लाइन कर रहे हैं, उसके बाद एम्फीबियंस। अगर रीजन वाइज बात की जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड लाइफ का, तो आपको पता चलेगा कि द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन, यहाँ पे। और उसके बाद फिर अफ्रीकन रीजन में है 66%, एशिया पैसिफिक रीजन में है फिर 55%। अगर इंडिया स्पेसिफिक बात की जाए तो इस रिपोर्ट के हिसाब से हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स आर द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। सुंदरबन रीजन में लगभग 137 किलोमीटर का सुंदरबन मैनग्रोव लॉस हुआ है सिंस 1985, जबकि country has seen a decline in the population of likes of honey bees and 17 species of freshwater turtles in this period। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये आर्टिकल समझिए, ये क्या है। 2017 की बात है। ये हैं मॉली रसेल। 2017 में इनकी उम्र थी 14 साल और इन्होंने 2017 में यानी कि लगभग अभी से 5 साल पहले सुसाइड कर लिया। क्यों हम लोग आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इनके ऊपर आज ये आर्टिकल आया है? क्योंकि तब से फिर मैटर कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट में फिर इनके तरफ से जो लॉयर हैं, इनके पेरेंट्स की तरफ से जो लॉयर हैं, उन्होंने कई सारे एविडेंसेस दिए हैं अगेंस्ट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मॉली रसेल को डिप्रेशन की तरफ भेजा और फिर धीरे धीरे उस डिप्रेशन में आकर के मॉली रसेल ने सुसाइड कर लिया। सोचिए 14 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चली गई और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसके पीछे मेन रीज़न रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिथम के नाम पे हमें अलग अलग सजेशंस देते रहते हैं इन द नेम ऑफ बिल्डिंग कम्युनिटीज़, कि हमें नए नए फ्रेंड्स बनाएंगे हमारे लाइक्स के हिसाब से, हमारे जो भी पसंद हैं या फीलिंग्स हैं उसके हिसाब से हमारी कम्युनिटी बनाएंगे। बट जो एल्गोरिथम्स होते हैं बहुत बार रादर दैन बिल्डिंग आवर कम्युनिटी दे आइसोलेट अस फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट अराउंड अस एंड दे देन अग्रेवेट आवर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। तो इस केस में यहाँ कोर्ट में प्रूव किया गया है कि एज पर द एल्गोरिथम्स 34 इंस्टाग्राम अकाउंट्स वेयर सजेस्टेड टू हर दैट वेयर आइदर सैड और डिप्रेशन रिलेटेड। और आप देखो पिंटरेस्ट से उनको एक ईमेल भी आया और ये ईमेल का आप टॉपिक देखो 10 डिप्रेशन पिन्स दैट यू माइट लाइक, कि डिप्रेशन के 10 तरीके जो आपको शायद से पसंद आए। तो इस तरह के तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के तो सजेशंस आते हैं और यंगस्टर्स को खास कर 14 साल 15 साल के बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, तो नेचुरल सी बात है कि दे माइट बी फोर्स्ड इनटू डिप्रेशन एंड दैट डिप्रेशन में आकर के समटाइम्स दे माइट टेक सच एन एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड। तो मॉली रसेल के केस ने यूके को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। एज यू कैन सी इट हैज टेकन अप द यूके गवर्नमेंट कंप्लीटली और यूके के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूके के लोगों ने मिल करके फिर फैसला लिया है कि समथिंग हैज़ टू बी डन और वहाँ की सरकार लेकर के आ रही है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ऑनलाइन सेफ्टी बिल में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी कि वो
इंश्योर करें कि इस तरह के यंग एज के लोग जो हैं उनको इस तरह के डिप्रेसिव कंटेंट ना दिखाए जाए। तो इसको नाम दिया गया है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल में नाम दिया गया है ड्यूटी ऑफ केयर। दैट ड्यूटी ऑफ केयर विल बी नाउ ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज हु विल इंश्योर कि ऐसे यंग स्टूडेंट्स उनको डिप्रेसिंग कंटेंट्स ना दिखाया जाए। इस तरह के इशूज़ कई सारे इंडिया में भी हैं। इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कंपटीशन है, रिजेक्शंस हैं, जिस कारण से यूथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें सोशल मीडिया जो कंटेंट्स हैं वो हमारे डिप्रेशन को और एंग्विश को कंपाउंड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ लीडिंग टू हाई रेट्स ऑफ सुसाइड्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क इज सक्सेसर ऑफ ह्यूगो फ्रेमवर्क, दैट इज करेक्ट, and it aims to prevent and reduce and mitigate only natural disaster. This is wrong. It also targets man-made disaster. So the correct answer is option A. And which of the following statements are not true about sites? The sites aimed at prevention of trade in endangered species of faunas only. This is wrong. It also includes floras. So first statement is wrong. It categorizes species under 3 appendices. Correct. Appendix 1 provides highest protection of नंबर और हाईएस्ट प्रोटेक्शन, यहाँ तक तो ये सही है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज डू नॉट बिलोंग टू अपेंडिक्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंग टू अपेंडिक्स 2। तो फर्स्ट और 3 गलत है, तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली। स्टैगफ्लेशन मीन्स लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।